www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनोगे को पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब 1797 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद अलवर के महाराज की फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज थे। वो किसी जंग में मारे गए। उस वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल थी। अपने वालिद की मौत के बाद गालिब अपने चचा की सरपरस्ती में आ गए, लेकिन 4 ही साल के बाद उनके चचा का भी इंतकाल हो गया। वालिद और चचा के इंतकाल के बाद गालिब ने अकबराबाद छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। दिल्ली में उस वक्त दिल्ली के तख्त पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जलवा अफरोज़ थे। वो ख़ुद भी अच्छे शायर थे। दरबार शाही में गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने का काम तफ़वीज़ किया गया। उस्ताद ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब को बादशाह का उस्ताद मुकर्रर किया गया, लेकिन फ़राग़त के ये दिन बहुत जल्द ख़त्म हो गए। 1857 के हंगामे के बाद लाल किले की मुलाज़मत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ सरकार ने बहादुर शाह ज़फ़र का सिक्का लिखने के इल्ज़ाम में उनका ख़ानदानी वजीफ़ा भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से गालिब की माली मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। गालिब की तमाम ज़िंदगी बहुत मुफलिसी और तंग दस्ती में गुज़री, लेकिन उनके कलाम की मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई और आज मिर्ज़ा गालिब का शुमार दुनिया के बड़े शायरों में होता है। गालिब उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों पर दस्तरस रखते थे और दोनों ही ज़बानों में शायरी भी करते थे। उर्दू और फ़ारसी में उनके अलग अलग दीवान मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर उर्दू फ़ारसी के शेर व अदब में, उसकी अदबी तारीख़ में उनको एक बड़ा मर्तबा हासिल है। मिर्ज़ा गालिब को हम बेशतर उनके उर्दू दीवान से जानते हैं और हम जानते हैं कि गालिब की शायरी का सिर्फ 20% हिस्सा उर्दू में है। अजब कि वही 20% हिस्से ने गालिब को सबसे अजीम गज़ल गो शायर और सबसे पहला तरक्की पसंद शायर करार दिया है। लेकिन गालिब ख़ुद कहते हैं, फ़ारसी भी ताबे बीनी नक्श हाय रंग रंग, तुम आओ मेरा ज़रा फ़ारसी कलाम तो देखो, उसमें मैंने रंग रंग भरा है। यानी उर्दू तो मेरा बिल्कुल मामूली सा कलाम है, जिस पे मेरी अज़मत ऐसी है। तो हम जब गालिब की फ़ारसी शायरी देखते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि गालिब के पास तकरीबन 11,337 अशार मौजूद हैं और गालिब ने गज़ल हो के, रुबाई हो के, मसनवियात हों के, क़सीदा हो के, ख़तात हों, बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से इस फ़ारसी शायरी में अपने समाज और अपने दौर और अपनी शायरी और अपनी दाखिलियत, अपनी ख़ारिजियत को जो है ज़िक्र किया है। हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटियों में भी गालिब और कलाम गालिब का मुताला बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ किया जाता है। मिलिए ताशकंद की एक स्कॉलर मुहैया अब्दुर्रहमान से, जो गालिब पर अपना तहक़ीक़ी काम ख़त्म कर चुकी हैं। उर्दू की एक अदना तालिबा की हैसियत से
मैं इतना कह सकती हूँ यकीन के साथ कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी में हकीमाना नज़र और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ ज़रूर थे। गालिब की शायरी मुसरत से शुरू होकर बसीरत पर ख़त्म होती है और उस पर उर्दू जितना फ़ख्र करे कम है। गालिब के मिजाज में गहरी संजीदगी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बज़ला संज और ज़रीफ़ इंसान भी थे। उनकी ज़राफ़त का एक ख़ास मयार होता था। आइए देखते हैं गालिब की रंगारंग ज़िंदगी के कुछ वाक़यात। एक बार का जिक्र है कि उनके अजीज़ शागिर्द मीर मेदी उनके घर गए। अरे आओ आओ मीर मेहदी। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत अब कैसे है आपकी? क्या बताएं तबीयत का, ये बुढ़ापा भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बुढ़ापा ना दे। अब देखिए पूरा बदन दर्द से टूटा जा रहा है और पैर और पिंडलियों में तो ऐंठन हो रही है। हुजूर लाइए मैं आपके पैर दबा दूं, कुछ तो इफाका होगा। अरे नहीं नहीं मीर मेहदी, तुम सैयदजादे हो, हमारे पैरों को छूकर हमें गुनाहगार क्यों कर रहे हो? हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मुझे उजरत दे दीजिएगा, आपका भी भला हो जाएगा और मुझे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। हाँ, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। कुछ दर्द कम हुआ? मेरा मतलब है कि कुछ इफाका हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, अब कुछ इफाका महसूस कर रहा हूँ, रहने दीजिए बस। उस्ताद मोहतरम, तो फिर लाइए मेरी उजरत। उजरत? कैसी उजरत? मियाँ काहे की उजरत? मैं कुछ समझा नहीं। मोहतरम आपके पैर दाबने की उजरत। अरे मियाँ, आपने हमारे पैर दाबे और हमने आपके पैसे दाबे, हिसाब बराबर हो गया, उजरत कैसी? चलते बनो। एक दफ़ा की बात है कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्त सरदार मिर्ज़ा उनसे मिलने उनके घर गए। जब वापस जाने के लिए वो खड़े हुए तो गालिब भी उनके साथ ही खड़े हो गए। दिल के बहलाने को गालिब, यह ख्याल अच्छा है। वाह मिर्ज़ा वाह। शुक्रिया। बातों ही बातों में इतना वक्त बीत गया, शाम से रात हो गई, लेकिन आपकी बातों से जी नहीं भरा। अच्छा अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ ज़रूर ज़रूर सरदार मिर्ज़ा, आपका अपना ही घर है, जब मर्ज़ी हो तशरीफ़ लेते आइएगा और आपके आने से हमें भी मुसर्रत होती है। चलिए ठहरिए। क़िबला काबा, आपने जहमत क्यों फरमाई? मैं अपना जूता आप पहन लेता। सरदार मिर्ज़ा, आपको दरअसल गलतफहमी हो गई। ये क्षमादान हमने आपको आपका जूता दिखाने के लिए नहीं उठाया, बल्कि ये देखने के लिए उठाया है कहीं आप हमारा नया जूता पहन कर ना चले जाएं। आइए। इसी तरह एक दफ़ा का जिक्र है कि गालिब अपने घर में बैठे हुए कुछ दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो मियाँ, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। भाई मिर्ज़ा साहब, आप एक ख़ानदानी आदमी हैं, दिल्ली के शुरफा में आप शुमार किए जाते हैं और इतने बड़े और बेमिसाल शायर हैं। बस एक मैं नौशी की आदत छोड़ दें तो क्या खूब हो। मैं से गरज निशात है किस रूह सिया को, मैं से गरज निशात है किस रूह सिया को, यक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। आप खुद बहुत दानिशमंद हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं आपसे क्या कहूं भाई, बुजुर्गों से सुना है कि शराब पीने वाले की तो दुआ भी कबूल नहीं होती। मियाँ, जिसको पीने के लिए शराब मिल जाए, भला उसे और क्या चाहिए जिसके लिए वो दुआ मांगे। भाई आपकी मर्जी भाई। और अब उर्दू के अजीम शायर नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क
मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी का ये रंग भी देखिए। जब वो दरबार से इनाम लेकर घर वापस आए तो कल्याण, कल्याण, जी हुजूर। ये घर के बाहर शोर कैसा हो रहा है? हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपको दरबार से जो इनाम मिला है इसी वजह से कुछ चपरासी और जमादार वगैरह आए हुए हैं ताकि आपके तरफ से कुछ इन्हें इनाम मिल जाए। ये तो मैं भूल ही गया। अब ना कीसे में पैसा है और ना घर में रकम। इनको बख्शिश कैसे देंगे? कल्याण, एक काम करो, इसे ले जाकर चांदनी चौक के लाला जी के यहाँ बेच आओ। उससे जो रकम मिलेगी उसे हम इन लोगों में बांट देंगे। जाओ। कल्याण, इधर से नहीं, पिछले दरवाजे से जाओ और खामोशी से जाना और खामोशी से आना, किसी को भी पता न लगने पाए। मिर्ज़ा गालिब के कलाम के तर्जुमे दूसरी ज़बानों में भी हो चुके हैं और ये सिलसिला हनोज जारी है। पंडित जगन्नाथ पाठक, जिन्होंने गालिब के कलाम को संस्कृत में तर्जुमा किया है, उनके तासुरात सुनिए। गालिब का एक शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। मैंने इस शेर का तर्जुमा किया है। वह है, विषया वेदांतगता एते तव गालिब प्रवचनंच त्वाम ऋषिरिति चामंसे नबद्य पश्चेत त्वमभविष्य। गालिब का शेर है, ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। मैंने इसका अनुवाद यूं किया है, अस्तित्वमेतदात्मन एवमपीह व्यतीतमेव स्यात्, कथमिव तवैष मार्गो ममनुस्मृति गोचरी भूता। जनाब कुलदीप सलील, जिन्होंने उर्दू के कई शायरों की तख्लीक़ात का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया है, हाल ही में उन्होंने दीवान गालिब को भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। वो कहते हैं, पब्लिशर ने कहा कि मैं एक उर्दू की एंथोलॉजी तैयार करूँ अंग्रेज़ी में अच्छी से। मैंने गालिब से शुरू किया और 7-8 करने का मेरा ख्याल था, लेकिन जो ही मैं तर्जुमा करने का इसका गालिब का, मुझे इतना लुत्फ़ आने लगा, इतना मज़ा आने लगा। 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 तो पूरा गालिब का ही एक सिलेक्शन मेरे पास हो गया। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पे गालिब ने शेर ना कहा हो। गालिब का शेर है, नगमा है गम को भी या दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती एक दिन। टेक इट एज ए ब्लेसिंग ओ हार्ट, even this song of sorrow, for the music of life may fall silent as early as tomorrow. हर चंद हो मुशाहिदाए हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। However much we may discourse on the true and divine, it will be incomplete unless we bring in the cup and wine. ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जहाँ गालिब का शेर सादिक न बैठता। तो इस यही वजह है कि गालिब के जो शेर हैं हमारी ज़ुबान का हिस्सा हो गए हैं। अंग्रेज़ी में यही बात शेक्सपियर के लिए कही जा सकती है।
को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना 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 हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
असद किस से हो जुज़ मर्ग इलाज गम में हस्ती का असद किस से हो जुज़ मर्ग इलाज इलाज गम में हस्ती का असद किस से हो जुज़ मर्ग इलाज शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। गालिब ने कभी कहा था, 100 पुश्त से है पेशाए आबा से पहगिरी, कुछ शायरी जरी आए इज्जत नहीं मुझे। आज अगर हम सोचें तो ये बात गलत लगती है, हालांकि किसी लम्हा ख़ास में ये बात सही भी हो सकती थी। आज हम गालिब के कामों का अहाता करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने 2 ज़बानों में यानी फ़ारसी और उर्दू में बहुत सी यादगार तख्लीक़ात छोड़ी हैं और उनकी बुनियाद पर गालिब का मर्तबा इल्म और अदब की दुनिया में आज भी कायम है और ये ज़रिया इज़्ज़त ही है। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। गालिब इसलिए भी याद आता है कि उसने 1857 का हंगामा, जिसे हम जंग आज़ादी का पहला मरहला कहते हैं, अपनी आँखों से देखा था और न सिर्फ अपनी आँखों से देखा बल्कि उसकी रुदात भी रकम की है। इस दौर हम देखते हैं कि गालिब ने उर्दू शायरी को जो कुछ अता किया है, उर्दू नस्र को जो अता किया है, वो ऐसा सरमाया है कि जिस पर हम जितना भी फ़ख्र करें कम है। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में